यस सर, डेटा टाइप का रूल्स को फॉलो करता है तो टेबल के कॉलम के ऊपर अप्लाई किया जाता है ना. कॉलम के इट ऊपर इज यूज क्या टू होता है? स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन अ जैसे टेबल है ना. प्राइमरी, जैसे प्राइमरी यूनिक, प्राइमरी हम्म. की, यूनिक की, फॉरेन की, चेक कांस्टेंट, नॉट नल। स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुआ है ना, कर देते हैं. SQL constraint are used to specify rules for the data in a table. Constraints, और थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं या दिख रहा है शहजाद? दिख रहा है सर। Can be column level, can apply on column level or table level. Column level constraint applied to a column and a table level constraint applied to the whole table. The following constraints are commonly used in SQL. फर्स्ट है आपका नोट नल. Ensures that a column cannot have a null value. अगर आप किसी भी टेबल में नोट नल अप्लाई कर देते हैं तो वो कॉलम के अंदर नोट नल की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा. इसके बाद है यूनिक कॉन्स्टेंट. इंश्योर that all values in a column are different. थर्ड है आपका प्राइमरी की. ये तो पता ही होगा आप लोग को. प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है, ये भी एक कांस्टेंट है. अगर आप किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट लगाते हो तो डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है और नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करता है. ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नॉट नल एंड यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल. एक साधारण सा भाषा में अगर बोला जाए तो इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक की एक नल वैल्यू को अलाउ करेगा बट प्राइमरी की नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है. इसके बाद है फॉरेन की. prevents action that would destroy links between tables. ये फॉरेन की तभी हम लोग बनाते हैं जब किसी टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की हो. इसके बाद चेक कॉन्स्टेंट. ये आपको चेक करेगा किस टाइप की वैल्यू को हमें एक्सेप्ट करना है. क्राइटेरिया बेसिस पे आप वैल्यू को इसमें स्टोर करा सकते हैं कॉलम के अंदर. इंश्योर
that the values in a column satisfies a specific condition. इसके बाद है default. Sets a default value for a column if no value is specified. अगर आपने टेबल को बनाते समय किसी वैल्यू को आपने स्टोर नहीं कराया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा. बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू बेसिकली नल ही होता है. अब आपको एक एक करके सारे कॉन्स्टेंट को टेबल के ऊपर कॉलम के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले एक टेबल बना रहे हैं. लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर. और नोट नल का एग्जाम्पल देते हैं. हर एक कॉन्स्टेंट को अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके समझाएंगे ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगा. मैंने एक डेटाबेस को यूज़ किया है. और इसके अंदर एक टेबल बना रहे हैं. उसके पहले लिख देते हैं अप्लाई नोट नल कॉन्स्टेंट. उसके लिए एक टेबल बना रहे हैं पर्सन का. जिसमें PID लेते हैं. इंट के साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट नल. कैपिटल या स्मॉल लिखिए, कुछ भी लिखिए. जो है ये ले लेगा क्योंकि एसक्यूएल जो है कैसे सेटिव नहीं है. PID इंट नोट नल और इसके बाद पी नेम वर्कर 30. दो हमने कॉलम लिया है. हम देखते हैं आगे. इसे एग्जीक्यूट करा दिया. हम इसमें नल डालने की कोशिश कर रहा हूँ. चूँकि हमने क्या किया है, एक PID कॉलम लिया और एक पी नेम लिया. पी नेम में तो नल ले लेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगा हुआ है. लेकिन PID में अगर आप नल डालने की कोशिश करोगे तो चूँकि हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है तो कंस्ट्रेंट कहता क्या है कि आपने इस कॉलम के ऊपर रूल अप्लाई कर दिया कि दिस कॉलम डज नॉट एक्सेप्ट एनी नल वैल्यू. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे नल वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश किया तो ये नहीं लेगा, एरर दे देगा. मैंने नेम के अंदर तो नेम डाल दिया बट PID में क्या डाला है, नल डाला है. अब इसे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी. यू कैन सी द एरर मैसेज cannot insert the value null into column PID because column does not allow nulls. Insert fails. तो अगर आपने टेबल के किसी भी कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है तो उस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के बाद फिर अगर आप कोई अपोजिट काम करते हो, उसके अगेंस्ट में करते हो, तो टेबल आपके डिकॉर्ड को इंसर्शन नहीं होने देगा. समझ में आया जी? शहजाद एंड फिरदौस. जी सर.
क्योंकि हमने कॉलम को बना दिया नोट नल, तो अब आप जी उस सर। कॉलम के अंदर नल की वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते हो। तो ये है नोट नल की कहानी। नोट नल का कंस्ट्रेंट हम तब लगाएंगे जब हमें किसी कॉलम के लिए नल वैल्यू नहीं चाहिए होगा, उस केस में। अब इसके बाद सेकंड कांस्टेंट है, नोट नल के बाद क्या लिखवाया था, यूनिक। चलिए यूनिक को अप्लाई करते हैं। अप्लाई यूनिक कांस्टेंट। इसके लिए एक और हम नया टेबल बना लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक कंस्टेंट को अलग अलग एग्जांपल लेके बता दूं। हमने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल tbl पर्सन, जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक pid लिया और इंट लगा करके यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई कर दिया। pname लिया, varchar 30 डाल दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना होगा कि अगर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि दिस PID फील्ड विल एक्सेप्ट ओनली यूनिक वैल्यू। इट मीन्स अगर हमने PID ऑलरेडी 1 ले लिया है तो दोबारा 1 हम इसमें नहीं ले सकते। अगर हमने PID 1001 को इंसर्ट कर दिया है तो दोबारा हम 1001 को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू tbl पर्सन, वैल्यूज मैंने पहले लिया यहाँ पे 1 और इसका रिकॉर्ड डाला रमेश। दिस रिकॉर्ड विल बी एडेड सक्सेसफुली बिकॉज there is no any record in tbl person. So when I will insert this record, the first time the first record will be added to tbl person. Let's see the result. It is okay, 1 row affected successfully. Okay, tbl person. Okay, I have not created this table, so let's execute this command first, and after this execute this line. Now this is okay. Again I want to insert the same record, जस्ट चेंजिंग द नेम ओनली। यहाँ पे मैंने नाम को सिर्फ राजू कर दिया हूँ। आईडी हमारा वही है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि चूंकि यूनिक कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं होने देगा। डुप्लीकेट वैल्यू मीन्स व्हाट, tbl पर्सन के पास ऑलरेडी हमने 1 आईडी को भेज दिया है। अगर अभी आप tbl पर्सन को देखोगे तो इस tbl पर्सन टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड होगा जिसकी आईडी क्या है, 1 है। जिसकी आईडी क्या है, 1 है। आप देख सकते हैं। और नेम क्या होगा, जो नेम हमने इंसर्ट कराया था, रमेश। वापस एक नया रिकॉर्ड ऐड करा रहा हूँ जिसका नेम राजू है, आईडी 1 ही है। अब देखिए क्या होगा, चूँकि राजू बेसिक डिफरेंट नेम है लेकिन 1 तो डिफरेंट वैल्यू नहीं है ना। हमने यूनिक कांस्टेंट किस कॉलम के ऊपर लगाया है, PID के ऊपर, तो इसको सिर्फ PID के वैल्यू से मतलब है। P नेम में आप क्या डाल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। रीज़न ये है कि P नेम में हमने कोई कंस्टेंट नहीं लगाया है। जो भी रूल हमने अप्लाई किया है वो PID के ऊपर अप्लाई किया गया है, P नेम के ऊपर अप्लाई नहीं किया गया है। तो अगर आप PID के डुप्लीकेट वैल्यू अगर आप इंसर्ट कराने की कोशिश करते हो तो दिस लाइन विल टर्मिनेटेड बाय योर कंस्ट्रेंट यूनिक कंस्ट्रेंट। लेट्स सी व्हाट हैपन। जैसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो एरर मैसेज शो हो जाएगा, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट tbl पर्सन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कॉलम के ऊपर किसी कंस्टेंट को अप्लाई कर रखा है और वो अगर कंस्टेंट यूनिक कंस्टेंट है तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप इंसर्ट नहीं करा सकते हो। अब यूनिक वैल्यू ले लेगा और नल भी ले लेगा। अगर आपने यहाँ पे नल डाला तो चूंकि यहाँ पे तो नल नहीं ले रहा था, इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि हमने नोट नल का कंस्टेंट लगाया था। अब यहाँ तो नोट नल का कंस्टेंट नहीं है,
एक नल वैल्यू तो ये लेगा, बड़े प्यार से लेगा, ले लिया। अभी अगर आप TBL पर्सन को देखोगे तो फर्स्ट PID 1 है और सेकंड PID नल है। दोबारा अगर आप नल को डालने की कोशिश करोगे तो अब ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि एक बार ऑलरेडी नल यहाँ पे चला जा चुका है, और दोबारा अगर आप नल डालने की कोशिश करोगे तो इस केस में डुप्लीकेशन एरर आ जाएगा। तो देख सकते हैं द सेम डुप्लीकेट की। तो यूनिक की कंस्टेंट का काम क्या है कि दिस यूनिक की कंस्टेंट दैट अलाउ सिंगल नल वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। क्लियर है? प्राइमरी की और यूनिक की में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यही बताना है कि प्राइमरी की दैट डज नॉट अलाउ नल वैल्यू, वेयर एज यूनिक अलाउ एक सिंगल नल वैल्यू। राइट? सजाद एंड फिरदौस, यूनिक की कंस्टेंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सजाद? नहीं सर, ठीक है। सब सही चल रहा है? यस। चलिए, यूनिक की के बाद जो थर्ड कंस्ट्रेंट है वो है आपका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। चलिए उसको भी अप्लाई करते हैं। प्राइमरी की कंस्टेंट भी यूनिक की तरह ही होता है, अंतर बस इतना है कि हमने यूनिक में एक नल की इंसर्ट किया है, जबकि हम प्राइमरी की में एक भी नल की इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। एक हमने टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम से, जिसकी स्टूडेंट आईडी जो है वो है आपका प्राइमरी की। ठीक है? और स्टूडेंट नेम जो है वो नॉर्मली है, इस पर कोई हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर रखा है। अब इस TBL स्टूडेंट को हम चलाने की कोशिश करते हैं। शायद TBL स्टूडेंट पहले से बना हुआ है, तो मैं कोई और नाम ले लेता हूँ, TBL_student। नाउ दिस इज ओके। अब ये प्राइमरी की कंस्टेंट एस आईडी के ऊपर हमने लगा दिया। होगा क्या कि जब एस आईडी में आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने चाहोगे तो दिस कंस्टेंट विल रिस्ट्रिक्ट दैट वैल्यू, बिकॉज प्राइमरी की कंस्टेंट applied on SID column that will allow only unique value and not null value। कोई भी null value के अलाउ नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इसके अंदर एक डेटा इंसर्ट किया। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। अब इसके बाद मैं एक नल वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन। 1 तो हमने इंसर्ट करा दिया। अब नल वैल्यू अगर हम डालते हैं तो ये क्वेरी नहीं चलेगा, जबकि ये यूनिक में एक बार चला था। प्राइमरी की में नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्राइमरी की दैट डज नॉट अलाउ सिंगल नल वैल्यू। देख सकते हैं, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम टेबल, कॉलम डज नॉट अलाउ नल, इंसर्ट फेल्स। यानी प्राइमरी की और यूनिक की में आपको साफ डिफरेंस पता चल रहा है। यूनिक की कंस्टेंट दैट अलाउ सिंगल नल वैल्यू, वेयर एज प्राइमरी की कंस्टेंट दैट डज नॉट अलाउ एनी सिंगल नल वैल्यू। क्लियर है? अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू के अलावा कोई नया यूनिक वैल्यू डालते हो तो इट विल अलाउ। इट इज़ ओके? यस, इट इज़ ओके। सो वी कैन सी द रिकॉर्ड्स। So I have added 2 different records. For a student ID 1, the name is Raju, and for a student ID 2, the name is Ramesh. Clear है? तो प्राइमरी की कंस्टेंट से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर आप किसी टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर प्राइमरी की कंस्टेंट अप्लाई कर देते हो तो उस कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे और कोई नल वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे। समझ में आया सजाद एंड फिरदौस? जी सर। फिरोज को तो
को ये सब सारा चीज़ क्लियर ही होगा, फिरोज को तो अच्छे से मालूम है, डेटाबेस की प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, जी सर। कोई दिक्कत सर। तो नहीं ना, अब अच्छा से रिपीट हो रहा होगा आप लोग को, जी सर। सारा रट जाएगा, कभी कोई पूछे फटाफट जवाब दोगे बिना रुके। रट गए सर। न थोड़ा डेवलपमेंट में कमज़ोर हैं आप, लॉजिक आप नहीं बना पाते हैं फिरोज, लॉजिक ये शायद बनाइए लगा आप, सर। जो वही थोड़ा सा तो ठीक करना है फिरोज। लगता है कर रहे कि हैं। ये हमारा वीक पॉइंट है, तो उस वीक पॉइंट को ही तो रिपेयर करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे रिपेयर करने की क्या हो सकता है, वो तो साफ झलक रहा है, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सुधारिए। काम चल रहा है सर इसमें। बिल्कुल, कोई ये नहीं कह पाए कि भाई सुपरोडेंट है तो इसको नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब इतना मेहनत हम आप लोग के साथ करते हैं, आप लोग भी ग्रुप डिस्कशन करते हो, और उसके बावजूद भी अगर आप ढीले ढाले डेवलपर बनोगे तो फिर हमारा नाम इज्जत सब खराब हो जाएगा ना। चलिए, इसके बाद फॉरेन की अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉरेन की अप्लाई करने के लिए एक रूल को समझना होगा, वो रूल ये है कि फॉरेन की हम टेबल पे तभी अप्लाई कर सकते हैं जब प्राइमरी की किसी टेबल में अप्लाई किया गया हो। सी फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक यहाँ पे टेबल लिया है TBL स्टूडेंट, और इसके एक कॉलम के ऊपर प्राइमरी की बना रखा है, तो अब इस प्राइमरी की के कॉलम को दूसरे टेबल में फॉरेन की बना सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया, चलो इसके लिए एक फ्रेश टेबल ले लेते हैं, पर्सन और ऑर्डर, फॉरेन की, कंस्ट्रेंट, ठीक है। चलो कोई नहीं, स्टूडेंट है तो बुक ऑर्डर करेगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑर्डर्स टेबल ले लेता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट ऑर्डर, यानी TBL ऑर्डर या सिर्फ ऑर्डर्स। इसमें कुछ फील्ड ले लेते हैं, जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर, बुक नेम एंड स्टूडेंट आईडी। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की का काम कर रहा है, वही स्टूडेंट आईडी ऑर्डर्स टेबल में फॉरेन की बन जाएगा। अब फॉरेन की बनाने के लिए क्या सिंटेक्स होता है, सबसे पहले लिखोगे आप इंट फॉरेन की और इसके साथ एक और कीवर्ड लिखना होता है रेफरेंसेस, इसके बाद प्राइमरी की टेबल का नाम, एंड प्राइमरी की टेबल का नाम का क्या है, TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। ये सिंटेक्स अगर आप लिखते हो तो उससे होगा क्या कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर बाकी जो कॉलम्स है, अपार्ट फ्रॉम एस आई डी, दिस कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब इसके अंदर जो वैल्यू डाल दो ले लेगा, बिकॉज आई हैव नॉट अप्लाइड एनी कांस्टेंट ऑन दिस 3 कॉलम्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एस आई डी, this column is not independent. This is totally dependent on table student ID. Only the records of SID which will be inserted in orders tables, that is also available in TBL student. इसका मतलब ये है कि अगर TBL स्टूडेंट के पास 2 ही स्टूडेंट आईडी है, दैट इज 1 and 2, तो सिर्फ 1 and 2 आईडी ही आप दूसरे टेबल में इंसर्ट करा सकते हो, ऑर्डर्स टेबल के अंदर करा सकते हो, कोई और नहीं करा सकते। हाँ, ये रिपीटेड हो सकता है, रीजन ये है कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा बुक परचेज कर सकता है। जी फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा हूँ, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स टेबल, वैल्यूज ऑर्डर आईडी 1001,
order number and book name, that is SQL, जिसको SQL भी बोलते हैं। और एस आई डी इसमें क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टूडेंट आईडी 1 इसमें है तो उसकी रेफरेंसेज हम ऑर्डर्स टेबल में डाल देंगे, लेकिन 1 2 के अलावा अगर आप 3 यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये फौरन की मना करेगा। बोलो क्यों मना करेगा? क्योंकि वो 3 प्राइमरी स्टूडेंट टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ वही वैल्यू एस आई डी फॉरेन की के लिए काम करेगा जो प्राइमरी की में अवेलेबल है। तो प्राइमरी की टेबल में कौन डेटा अवेलेबल है? 1 एंड 2। 1 एंड 2 के अलावा अगर मैं 3 इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ एस आई डी कॉलम, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। दिस लाइन विल गिव यू एरर। विच टाइप ऑफ एरर? फॉरेन की वायोलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू execute this command to create orders table, and after that I will insert this line, and you can see that violation error occur. The insert statement conflicted with the foreign key constraint. The conflict occurred in database student column SID. जिस रिकॉर्ड वैल्यू को आप डालने की कोशिश कर रहे हो, that value does not available inside TBL student. Only the value of TBL student which is available in TBL students, that will be added to foreign key SID. So 1 and 2 is available. So when you try to insert 1 as a foreign key value, this will be okay and this line will execute it successfully. Let's see. A record gets successfully inserted. One more times if you want to execute this, you can. Suppose that which student ID, whose student ID is 1, he wants to order SQL as well as C#. The same student ID can place more than 1 orders. Yes, now you can see that when you try to see orders table, we can see that a student ID having 1 value has placed more than 1 orders. He has also ordered for SQL books and C#. Similarly, if want to order by student ID 2 and this student ID 2 wants to order React, whose orders number 2434330 and the order ID 1003, so this will place the order because this value available in primary key table. Let's see. Yes, it is fine now. तो फॉरेन की कंस्टेंट में हम लोग को क्या समझने को मिला कि फॉरेन की कॉलम के अंदर हम वही वैल्यू को ले सकते हैं जो वैल्यू प्राइमरी की टेबल के लिए पहले से एडेड है। अगर प्राइमरी की टेबल के अंदर ये वैल्यू नहीं होता तो आपने फर्स्ट टाइम देखा था कि जब मैं वैल्यू एग्जीक्यूट करा रहा था तो वो काम नहीं किया था। कुछ समझ में आया सजाद या कोई क्वेश्चन है? सर वहाँ पर 1 को लॉक किया सर, 2 कैसे वहाँ पे एक्सेस कर रहा है सर? मैंने 2 को भी किया था बाद में, आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों है, TBL स्टूडेंट में दोनों है, 1 एंड 2 दोनों है, समझे? 1 एंड 2 के अलावा आप कोई वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट नहीं करा सकते क्योंकि प्राइमरी की के अंदर 2 ही वैल्यू है, तो सिर्फ यही 2 वैल्यू फॉरेन की के लिए काम करेगा। बेशक मल्टीपल टाइम्स काम कर ले लेकिन करेगा वही। सर हाँ सर ये फिर फॉरेन के बनाने का फायदा सर, मतलब फॉरेन के आखिर बने क्यों सर? जैसे मान के चलिए आप कभी ऑर्डर्स करते हैं, आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे जब ऑर्डर करते हैं तो आप उसके लिए क्या है, एक कस्टमर हैं। तो फिर दोस्त ने एक दिन कीबोर्ड ऑर्डर किया और उसी आईडी से माउस भी ऑर्डर किया।
सेम आईडी से एक एलईडी भी ऑर्डर किया और सेम आईडी से एक मार्कर भी ऑर्डर किया। तो एक फिरदौस ने, जिसकी आईडी एक ही है बट ऑर्डर कितने हुए, 4। अब इस कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी रिकॉर्डिंग मॉनिटर तो होगी, ठीक है। तो वैसे केस में प्राइमरी की और फॉरेन की रहता है कि अगर प्राइमरी ने किया है, फिरदौस ने किया है, तो कितने ऑर्डर्स किए हैं, ठीक है। जितने बार भी ऑर्डर किया होगा, और मान के चलो फिरदौस की आईडी अगर 1 है और 4 आइटम इसने परचेज किया, तो 1 1 4 बार आपको रिप्रेजेंट होगा फॉर प्राइमरी की टेबल के अंदर, फॉरेन की टेबल के अंदर, और उस आइटम का नाम भी आ जाएगा ताकि ट्रैक करने में आसानी हो जाए। कभी भी अगर रेफरेंसेस की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, तो फॉरेन की जो होता है हमेशा प्राइमरी की के साथ ही आता है। यानी फॉरेन की कंस्टेंट हम तभी लगा सकते हैं जब किसी टेबल पे प्राइमरी की कंस्टेंट लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की और ये हो गया हमारा फॉरेन की। एक चीज़ क्या ध्यान देने वाली बात है कि वो कस्टमर ही नहीं है तो ऑर्डर कहाँ से करेगा। सीधी सी बात है कि अगर मान के चलो कोई स्टूडेंट है ही नहीं तो बुक कैसे परचेज करेगा, समझ गए फिरदौस। तो ये प्राइमरी की का जो रिकॉर्ड है ये होना यहाँ पे ज़रूरी है अगर आप फॉरेन की के लिए बनाना चाहते हैं तो। कोई सवाल है तो क्लियर कर लो, हालांकि इसकी 2-3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके क्लियर होगा, इतनी आसानी से क्लियर। आईडी अगर 1 1 जैसे 2 बार प्रिंट कराया, वही आईडी अगर तीसरा बार भी आया तो उसको भी लेना। मैंने अभी क्या बताया कि एक फिरदौस 4 आइटम को अगर बुक किया है तो 4 बार फिरदौस की आईडी रिपीट हो सकता है, समझे। इसके बाद नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो है डिफ़ॉल्ट। एक चेक कांस्टेंट है इसके बाद। चलिए चेक कांस्टेंट को भी अप्लाई करते हैं। चेक कांस्टेंट के लिए एक टेबल बना लेते हैं, फ्रेश, जिसकी आईडी इंट नोट नल, और इसमें हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लेते हैं। फर्स्ट नेम ले लेते, नेम और एज ले लेते हैं, जस्ट नेम और एज। एज को हम क्या करेंगे, एज के लिए क्या लिखना होगा, चेक करेंगे यहाँ पे एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही एज को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज एज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कंडीशन लगा दिया या 18 से ऊपर होगा तो। चेक कंस्टेंट में चेक कंस्टेंट लगाने के लिए चेक यहाँ पे लिखना होता है। ये कंडीशन बेसिस पे काम करता है कि आईडी तो आपका ले लेगा इंटीजर में, नेम आपका वैरकर में ले लेगा, लेकिन एज तभी एक्सेप्ट करेगा जब आप 18 या 18 से ऊपर इंसर्ट कराओगे। इसके नीचे अगर आप इंसर्ट कराते हो तो एज नहीं लेगा, समझे जी। चलिए देखते हैं ट्राई करके। सबसे पहले नीचे का एज या ऊपर नीचे का एज इंसर्ट करा कर देखते हैं। पर्सन्स, इसको चला दें, एक बार पहले एग्जीक्यूट करा देते हैं। वैल्यूज 1, नेम रोहन, एज
12। चूँकि चेक कंस्टेंट जो लगा हुआ है वो किस पे लगा हुआ है कि अगर 18 से एबव अगर वैल्यू हो तभी एक्सेप्ट करेगा, उसके नीचे नहीं करेगा। हमने जो यहाँ पे 12 दिया है ये लेस देन 18 है, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सजाद? नहीं करना जी सर। चाहिए। ये जो रिकॉर्ड है ये इंसर्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, कंडीशन लगा हुआ है आपस। नहीं होगा, वेरी राइट। चलिए देखते हैं ट्राई करके। होना तो नहीं चाहिए क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको चला के देखता हूँ तो इसने दे दिया एरर, इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्यों ऐसा दिया एरर? क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगा रखा है कि अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा हो तभी ये अलाउ करना चाहिए, और इससे अगर कम हो तो अलाउ नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं 18 भी लूँगा ना तो दिस इज ओके ना हो। अब इसको चला के देखिए, ये देखिए रिकॉर्ड है अफेक्टेड सक्सेसफुली। अब इसको चेक करेंगे तो आपको पर्सन के अंदर रिकॉर्ड चला गया होगा। यस, अब इसको कॉपी करके आप जितनी मर्जी डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, बट एज जो है ना 18 से एबव होना चाहिए। या 18 से एबव होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा कंडीशन लगा रखा है। ठीक है, तो चेक कांस्टेंट बेसिकली कंडीशन बेसिस पे काम करता है। अगर आपने किसी कॉलम पे चेक कांस्टेंट लगा दिया तो फिर उसी हिसाब से वो काम करेगा। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट बच गया डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। तो डिफ़ॉल्ट हालांकि लिखने की ज़रूरत तो पड़ता ही नहीं है। जैसे मान के चलो कोई टेबल आपने बनाया और कोई कांस्टेंट अगर आपने नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू क्या लेता है? जस्ट सी फॉर एग्जांपल, इसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए अपने आप ही लग जाएगा। जैसे मान के चलिए हमने एक टेबल बनाया T1 के नाम से और इसमें आईडी इंट ले लिया, नेम वैरकर ले लिया एंड एज इंट ले लिया। T1 अगर अवेलेबल है पहले से तो टेबल ले लेते हैं, माई टेबल। इसके अंदर रिकॉर्ड को ऐड करके देखते हैं। आईडी हम डाल देते हैं बट नेम नहीं डाल रहे हैं, एज हम डाल देते हैं। तो जो फील्ड की वैल्यू हम नहीं डालें उसमें देखिए क्या होगा। रिकॉर्ड तो हो गया ऐड, लेकिन क्या हुआ वो आप देखिए। ये हमारा ब्लैंक आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे बाइट कुछ नहीं डाला, ब्लैंक डाल दिया तो ये आ गया हमारा। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट नल भी डालते तो नल भी चला जाता। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें आईडी और एज का वैल्यू चाहिए, नेम का नहीं चाहिए। तो अब इस केस में क्या होगा? नेम क्या होगा? नल होगा या ब्लैंक होगा? बताइए फिरोज। इस केस में हमारा नेम क्या होगा? नल होगा सर। इस केस में नल हो जाएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने नेम की कोई वैल्यू डाला नहीं। अब मैं एज की कोई वैल्यू नहीं डालता हूँ, देखिएगा जरा। मैं आईडी ले लिया और नेम ले लिया, एज नहीं लिया। अब क्या होगा? एज का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल हो जाएगा क्योंकि हमने नोट नल तो कांस्टेंट लगाया नहीं है।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट है, जिसके लिए कोई रूल अगर आपने नहीं लगाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगा। वही अगर हमने यहाँ पे रूल लगा दिया होता नोट नल, तो फिर ये नल अलाउ नहीं करता, एरर दे देता। समझे? ये है आपका कंस्ट्रेंट, जिसमें आज आपने पढ़ा कि नोट नल कैसे लगाया जाता है, इसके बाद यूनिक की कंस्टेंट कैसे लगाया जाता है, प्राइमरी की कंस्टेंट कैसे लगाया जाता है, फॉरेन की कैसे लगाया जाता है, चेक कंस्टेंट का क्या यूज़ है, और बाय डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट का क्या यूज़ है। ठीक है, आज के सेशन में कंस्टेंट को हमने फिनिश किया है और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। ये पीडीएफ का लिंक जो है आपको यूट्यूब वीडियो पे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत आएगा तो हमसे बात करिएगा, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो कमेंट में अपना रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।